हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। टुडेज 12th नंबर की क्लास है। ऑल स्टेट के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो सीएचओ हो, या फिर किसी भी स्टेट के एएनएम के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एमपी एनएचएम के लिए, राजस्थान के लिए तो है ही है, साथ ही ये ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी है। जिन लोगों ने भी क्लासेस को नहीं देखा है वो इस क्लास के बाद जाके देख लेना, और जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कोई भी क्लासेस मिस ना कर पाएँ। ओके, सो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का लाभ उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जल्दी से क्लास को लाइक करें और शेयर करें। 12th नंबर की क्लास होने वाली आज के क्वेश्चन सारे सीएचओ के एग्ज़ाम्स में, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में एंड एएनएम के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन लेके आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा रह गया था। सो आज हम सबसे पहले 14 नंबर का क्वेश्चन ही डील करेंगे। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का। विच टाइप ऑफ डेलूजन डिसऑर्डर कॉमनली फाउंड इन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। सो जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया है उसमें किस टाइप का डेल्यूजनल डिसऑर्डर कॉमनली हमको फाउंड होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या वो डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन होगा, या ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा, या फिर निहिलिस्टिक डेल्यूजन होगा, या फिर डेल्यूजन ऑफ गिल्ट होगा। चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है, इसका कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताएं, और क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले होंगे। सो जल्दी से क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लास में लेके आएँ। सो क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन। क्या होता है डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन? एक प्रकार का फिक्स थॉट होती है उसमें, जो अगर जो भी पेशेंट डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन से सफ़र कर रहे हैं उनमें एक प्रकार की थॉट्स जो है फिक्स हो जाती है। नहीं, ये हम ऐसा कर रहे हैं, हमको ऐसा करना है तो करना ही है। जैसे हमारा एम है कि हमको, खैर ये अभी 2022 तो निकल गया, लेकिन 23 में हमको जॉब चाहिए यानी चाहिए। ये एक हमने फिक्स्ड थॉट हमारे माइंड में क्रिएट कर ली है। ये बेस्ट एग्जाम्पल डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, एंड जो सेकंड ऑप्शन है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अधिकतर मैनिया के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, जो रिपीटेटिव वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें बैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है ना। वो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर का हमें देखने को मिलेगा, तो ये हमको मैनिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। और ये जो निहिलिस्टिक डेल्यूजन है वो हमें सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। कौन से पेशेंट में? सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, उनमें हमको निहिलिस्टिक डेल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। और जो डेल्यूजन्स ऑफ गिल्ट है वो हमें किस प्रकार के पेशेंट में देखने को मिलती है? जो माइल्ड डिप्रेशन में है, उन पेशेंट में हमको ये डेल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, उससे पहले जल्दी से क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर का। अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस
मिक्सोएक्सडेमा होगा या एक्रोमेगाली या फिर कुशिंग डिसीज़ या ग्रेव्स डिसीज़। 141 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, मिक्सेडीमा। क्या होगा मिक्सेडीमा में, जो थायरॉक्सिन है वो उसका लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायरॉक्सिन का लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक, एक्रोमेगाली क्या होता है, एक्रोमेगाली में जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेस सिक्रेशन करने लगता है एडल्ट में। ठीक है, जो जिसको अगर एडल्ट में तो उसको एक्रोमेगाली कहते हैं, अगर चाइल्ड में होता है तो उसको गिगांटिज्म कहते हैं। ठीक, और जो कुशिंग डिसीज है वो उसमें कॉर्टिसोल का एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर एनायन इज। तो इनमें से कौन सा इंट्रासेलुलर एनायन है, क्या वो सोडियम है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है या क्लोराइड है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं 42 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इंट्रासेलुलर एनायन पूछा गया है, सो 42 का करेक्ट आंसर बी होगा, फॉस्फेट इंट्रासेलुलर एनायन होगा। ठीक है, फॉस्फेट क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंट्रासेलुलर एनायन पूछा गया है। अगर केटायन पूछते तो वो क्या बोलते, पोटेशियम होता। ओके, एनायन पूछा गया है इसलिए इसका करेक्ट आंसर फॉस्फेट होगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन पूछता तो आप क्या बोलते, क्लोराइड, है ना। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर तो वो क्या होगा, सोडियम होगा। ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, सॉरी कैटायन होगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन एंड एनायन फॉस्फेट होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन क्या होगा, तो वो क्लोराइड होगा। क्लोराइड क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन। ठीक है, और जो पोटेशियम है वो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर केटायन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन क्या होगा, तो वो सोडियम होगा। ठीक, चारों मैंने बता दी हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर पूछा इंट्रा सेलुलर केटायन तो क्या होगा, इंट्रा सेलुलर केटायन पोटेशियम होगा। और इसी में अगर एनायन पूछा तो वो क्लोराइड होगा। ठीक है, इंट्रा सेलुलर केटायन ये पोटेशियम होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन क्लोराइड होगा। ठीक है, ये तो हुआ, सॉरी ये एक्स्ट्रा केटायन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन पोटेशियम होगा और एनायन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन होगा। ठीक है, और इंट्रा सेलुलर हम केटायन की बात करें तो वो होगा सॉरी मैं फिर से बताती हूँ आपको, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है वो क्लोराइड होगा। और अगर इसी में एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन पूछे तो वो होगा सोडियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर केटायन की। ठीक, तो इंट्रासेलुलर केटायन क्या होगा, तो वो होगा पोटेशियम। और इसी में इंट्रासेलुलर एनायन पूछे तो इंट्रासेलुलर एनायन फॉस्फेट होगा। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, उससे पहले क्लास को लाइक कर दें जल्दी से और शेयर कर दें। 143 नंबर का क्वेश्चन,
143 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसफेरिंग द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म अ सिलेक्टेड नर्सिंग टास्क इन अ सिलेक्टेड सिचुएशन अ साउंड कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड। क्या होगा? डेलीगेशन या फिर इवैल्यूएशन, असेसमेंट या प्लानिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिलेक्टेड सिचुएशन में एक सिलेक्टेड परफॉर्मेंस के लिए नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होगी किसी भी चीज़ को ट्रांसफरिंग करने के लिए। तो वो डेलीगेशन कहलाएगा, इवैल्यूएशन कहलाएगा, असेसमेंट, प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 143 का करेक्ट आंसर ए होगा, डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 144 नंबर का, अ टेक्निक दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड वाइब्रेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एट द अंडरलाइन एरिया इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन देखते हैं। एक ऐसी टेक्निक के बारे में पूछा गया है जो क्या साउंड प्रोड्यूस और वाइब्रेशन ऑब्टेन करती है, इंफॉर्मेशन देती है, एंड अंडरलाइन एरिया इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन इसके देखते हैं। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन एंड अस्कल्टेशन। एक ऐसी टेक्निक जिसमें क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछा गया था एक ऐसी टेक्निक जो साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और जिसके द्वारा हमको एक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन होगा, परकसन होगा या अस्कल्टेशन। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर टाइप करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, परकसन। ठीक है। इंस्पेक्शन तो हम इंस्पेक्ट करते हैं, पाल्पेशन बाय द हैंड के थ्रू हम पाल्पेट करते हैं एब्डोमेन को, और अस्कल्टेशन के द्वारा हम स्टेथोस्कोप के द्वारा हम साउंड सुनते हैं। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर परकसन होगा। साउंड एंड वाइब्रेशन दोनों के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड द नर्स विथ इंफॉर्मेशन टू प्राइमरली। क्या वो डायग्नोज अ मेडिकल प्रॉब्लम होगी या इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट साइन एंड सिम्टम या फिर क्लासीफाई सब्जेक्टिव और एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट डाटा होगा या फिर आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव पेशेंट डाटा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रही नर्स, साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी, तो वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी होगा, आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। ठीक है। प्रॉब्लम को कोलैबोरेट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। उससे पहले जल्दी से क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो लोग नए हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन ही, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इंटर प्रोफेशनल केयर प्लान्स द स्पेसिफाई केयर एंड डिजायर्ड आउटकम्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द पेशेंट विथ अ पर्टिकुलर डायग्नोसिस और हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर टाइम और पीरियड में पेशेंट की पर्टिकुलर डायग्नोसिस के बारे में पता करना और या फिर उनकी हेल्थ की कंडीशन के बारे में जानना या इंटर प्रोफेशनली केयर प्लान तैयार करना, वो क्या कहलाता? क्लिनिकली पैथवे या फिर सेकंड ऑप्शन है ट्राइएज या फिर क्रिटिकल केयर बेस होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन है केयर प्लान। 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल पैथवे, जिसमें पेशेंट एक स्पेसिफिक टाइम और पीरियड में पेशेंट की पर्टिकुलर डिसीज़ की और उसके हेल्थ की कंडीशन के बारे में जानना क्लिनिकल पैथवे कहलाता है, या एक प्रकार का केयर प्लान तैयार करना क्लिनिकल पैथवे होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 147 नंबर का क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस द प्लान ऑफ केयर इज कॉल्ड। तो पेशेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ऑन द केयर प्लान ऑफ केयर के बेस पर क्या कहलाता है? क्या वो असेसमेंट होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस, या इम्प्लीमेंटेशन, या इवैल्यूएशन? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 147 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, असेसमेंट। असेसमेंट में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है, जो पेशेंट खुद से उसकी प्रॉब्लम्स बताता है हमसे, वो सब्जेक्टिव डाटा कहलाता है। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में हम खुद ही ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को होने वाली प्रॉब्लम कंडीशन को, वो ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाती है। सो ये असेसमेंट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, हम उस पेशेंट के बारे में, उसकी इलनेस के बारे में एक डायग्नोसिस तैयार करते हैं, वो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। इम्प्लीमेंटेशन में हम पेशेंट को उसकी डिसीज़ के बारे में क्या क्या इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और इवैल्यूएशन में भी ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 148 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल आर relayed from the periphery to the spinal cord and then to the brain। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पेन का सिग्नल रिलेड होता है पेरिफेरली टू दी स्पाइनल कोड के थ्रू, तो देन स्पाइनल कोड के बाद वो ब्रेन में पहुंचती, तो वो क्या होगा, सेंसिटाइजेशन या फिर ट्रांसमिशन या ट्रांसडक्शन या मॉड्यूलेशन। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा पेन जो सिग्नल दे रहा है पहले पेरिफेरली से स्पाइनल कोड एंड देन ब्रेन। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट तो हो रहा है यहाँ पेन पहले पेरिफेरल में हो रहा था, फिर स्पाइनल कोड में एंड देन ब्रेन में ये पहुँच जा रहा है, उसको ट्रांसमिशन ही कहते हैं। 148 का करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, ट्रांसडक्शन भी नहीं होगा एंड मॉड्यूलेशन भी नहीं होगा। 149 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्फेक्शन occurring in a patient during the process of care in a hospital or other health care facility which was not present or incubating at the time of admission। क्या वो इन्फेक्शन होगा, क्रॉस इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड या रेइन्फेक्शन होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या है होगा 149 का, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। एक ऐसा इन्फेक्शन जो अकर हो रहा है ड्यूरिंग पेशेंट की प्रोसेस करते वक्त, केयर प्लान करते वक्त हॉस्पिटल में, ठीक है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी को भी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन, हु शुड बी इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड सर्विलेंस एक्टिविटीज़? तो किसमें इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट एंड सर्विलेंस एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व्ड है? क्या वो हेड नर्स या फिर ऑल हेल्थ केयर स्टाफ या ओनली डॉक्टर्स या ओनली हेल्थ असिस्टेंट? तो आपको बताना है इनमें से किसको ये ऑडिट एंड सर्विलेंस एक्टिविटी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या वो हेड नर्स या ऑल हेल्थ
केयर स्टाफ होंगी या ओनली डॉक्टर्स या ओनली हेल्थ असिस्टेंट? सो इसका करेक्ट आंसर इज बी होगा, ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। ओके, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। डॉक्टर्स नहीं होगा और हेड नर्स भी नहीं होगी और ओनली हेल्थ असिस्टेंट भी नहीं होंगे, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। 151 नंबर का क्वेश्चन, अ कंडीशन इन विच द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू एरियाज ऑफ द बॉडी बियॉन्ड द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो बॉडी का एक साइट में इन्फेक्शन होने के बाद पर्टिकुलर बॉडी में वो फैल जाता है, उस इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया है। क्या वो लोकलाइज इन्फेक्शन होगा, सिस्टमिक इन्फेक्शन, डिसेमिनेटिव इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं 151 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? जो एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल में 24 to 48 आवर्स में हमें देखने को मिलता है, वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली ई कोलाई हमको देखने को मिलता है ना। सो करेक्ट आंसर इसका डी भी नहीं होगा। एंड डिसेमिनेटिव इन्फेक्शन क्या होगा? एंड यहाँ पर बी दिया गया है सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक पार्ट में इन्फेक्शन होना सिस्टमिक इन्फेक्शन है, जो फैलता नहीं है, वो सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन जो इंटायर बॉडी में हो जाता है ना, या फिर पर्टिकुलर एक ऑर्गन में, लाइक ब्लड प्रेशर, है ना, इस तरह के इन्फेक्शन को हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहते हैं, रेदर देन वन ऑर्गन या फिर बॉडी में इन्फेक्शन होना, वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। और लोकलाइज इन्फेक्शन क्या होता है? एंड लोकलाइज इन्फेक्शन में भी ऐसा ही होता है कि उसमें भी वन बॉडी पार्ट ही उसमें अफेक्ट होता है, ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन अफेक्ट होता है, वो लोकलाइज इन्फेक्शन होता है। सो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, डिसेमिनेटिव इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन 52 नंबर का क्वेश्चन, वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट yield हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी? 4 ऑप्शन है, 2 किलो कैलोरी पर ग्राम या फिर 4 कैलोरी पर ग्राम, 6 कैलोरी पर ग्राम या 8 कैलोरी पर ग्राम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार रिमाइंडर के लिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर इसी में लिक्विड के लिए और फैट के लिए पूछे तो उसमें 9 कैलोरी पर ग्राम देखने को मिलेगी। उसका करेक्ट आंसर 9 किलो कैलोरी करना, ठीक है। 153 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड इनटू द जीआई ट्रैक्ट डिस्टल टू द ओरल कैविटी बाय द ट्यूब और कैथेटर इज कॉल्ड। तो न्यूट्रिशन डिलीवर कर रहे हैं जीआई ट्रैक्ट के डिस्टल पार्ट पर ओरल कैविटी के थ्रू, एक ट्यूब या कैथेटर के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं? पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, इंट्रल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो यहाँ पे देखिए, फिर आप इसका करेक्ट आंसर अच्छे से दे पाओगे। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एंड इंट्रल न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है वो इंट्रावेनसली हम देते हैं, ठीक है, किसी भी लिक्विड को इंट्रावेनसली रूट से हम देते हैं,
और जो इंट्रल न्यूट्रिशन है वो बाय माउथ के थ्रू देते हैं हम या फिर फीडिंग ट्यूब के थ्रू देते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हुआ यहाँ पर। और देखिए फीडिंग थ्रू दी सेंट्रल वेन, जो पेरेंट्रल न्यूट्रिशन है वो सेंट्रल वेन के थ्रू हम देते हैं, और ये जो इंट्रल न्यूट्रिशन है वो नजल और ओरल फीडिंग ट्यूब के द्वारा हम इसको इधर बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसको जो पेरिफेरल न्यूट्रिशन है उसको हम पेरिफेरल वेन के द्वारा भी देते हैं। ये डिफरेंस याद रखिए। जो नजल और ये इंट्रल न्यूट्रिशन है वो नजल और ओरल फीडिंग ट्यूब टर्मिनेट्स इट आइदर स्टमक, ड्यूडेनम एंड जेजुनम, ठीक है, होते हुए जाता है। सो अब इसका करेक्ट आंसर आप दे पाओगे। सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इंट्रल न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जीआई ट्रैक के थ्रू दे रहे थे, ओरल कैविटी के थ्रू, या फिर एक ट्यूब के थ्रू, ये कैथेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन को ही टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के नाम से भी हम जानते हैं, जो सबक्लेवियल वेन के थ्रू या फिर पेरिफेरल वेन के थ्रू या फिर वेन के थ्रू हम लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, वो पेरेंट्रल या टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कहलाता है। और इंट्रल न्यूट्रिशन बाय ट्यूब कैथेटर या माउथ के थ्रू हम जीआईटी ट्रैक्ट में या फिर अदर बॉडी पार्ट में हम न्यूट्रिशन लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, वो इंट्रल न्यूट्रिशन होगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन दी डाइट इज एसोसिएटेड विथ रॉ एंड ड्राई स्किन नॉन एज। 4 ऑप्शन है, फेनिडोडर्मा होगा, स्क्लेरोडर्मा या सोरियासिस होगा, या ऑल दीज। 154 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फेनिडोडर्मा होगा, स्क्लेरोडर्मा होगा या सोरियासिस, ये सब स्किन डिसीज हैं। सो स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, इसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कोलेजन का, किसका, कोलेजन का ओवर प्रोडक्शन होना स्क्लेरोडर्मा हो कहलाता है। सो इसमें कोलेजन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और सोरियासिस ये स्पेशली नी, एल्बो वगैरह में देखने को मिलता है हमको। इसमें मॉइस्ट, इची, स्कैल्प बैंड, ये सब रैसेस देखने को मिलते हैं। सो इसमें भी नहीं होगा ये। एंड फेनोडर्मा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, फ्रेनोडर्मा में इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है एसेंशियल फैटी एसिड की, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है 155 नंबर का, द न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी इज। न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्या होगी विटामिन डी की, कैल्सिफेरॉल एंड टोकोफेरॉल, या कोलेकैल्सिफेरॉल एंड टोकोफेरॉल होगी, या फिर कैल्सिफेरॉल एंड कोलेकैल्सिफेरॉल, या ऑल दीज। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे इस क्लास के बाद देना, और जिन लोगों को भी इसका आंसर चाहिए वो हम इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देंगे। जो लोग नए हैं हमारे चैनल में वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, तो बने रहिए मेरे चैनल में और कमेंट्स करके बताना क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए क्लास के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।